नमस्कार आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले की। दरअसल इसी चित्रकूट का एक गांव आता है जिसका नाम है लोहदा, और इसी लोहदा गांव का रहने वाला है फूलचंद विश्वकर्मा। फूलचंद जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। दरअसल फूलचंद जो कानपुर शहर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाने का काम करता है। फूलचंद के परिवार में उसकी मां चुनकी देवी के अलावा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है शिवलोचन। शिवलोचन जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम है माया और उसके 2 बच्चे भी हैं। दरअसल फूलचंद का पूरा परिवार जो कि लोहदा गांव में ही रहता है। फूलचंद जो कि कानपुर शहर में ट्रक चलाने का काम करता है, साल 2 साल पे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अक्सर अपने घर पे भी आते जाते रहता है। लेकिन इस बार फूलचंद को कानपुर शहर आए हुए लगभग 1 साल हो चुका है, और ठीक 1 साल के बाद फूलचंद 5 जुलाई को कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव में जाता है। लेकिन फूलचंद जब अपने घर पे पहुंचता है तो घर पे उसकी मुलाकात सिर्फ उसकी माँ चुनकी देवी से होती है। दरअसल घर में उसका बड़ा भाई और भाभी, बच्चे भी मौजूद नहीं थे। इधर चुनकी देवी जब अपने बेटे फूलचंद को देखती है तो उसके गले लग करके चीख चीख करके रोने लगती है। फूलचंद को भी लगता है कि सालों बाद वो अपने घर पे आया है, इसीलिए उसकी माँ भावुक हो चुकी है। जब उसकी माँ चुप हो जाती है, आखिरकार फूलचंद अपने भाई और भाभी के बारे में पूछताछ करता है। इस पर चुनकी देवी अपने बेटे से कहती है कि दरअसल शिवलोचन को यहाँ से गए हुए लगभग 8 महीना हो चुका है। फूलचंद अपनी माँ से सवाल करता है कि आखिरकार भैया गए कहाँ पे है। इस पर चुनकी देवी अपने बेटे को जवाब देते हुए कहती है कि करीब 8 महीने पहले माया मुझसे बता रही थी कि शिवलोचन चित्रकूट में नौकरी करने के लिए गया है, लेकिन उसके बाद से ना तो वो कभी घर आया और ना ही कभी फ़ोन किया। मैं किसी और से उसके नंबर पर फ़ोन भी कराई थी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। चुनकी देवी जब ये सारी बातें अपने बेटे फूलचंद से बताती है तो इसे सुनने के बाद फूलचंद को भी बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए फूलचंद अपनी माँ से अब भाभी माया के बारे में पूछता है। इस पर चुनकी देवी अपने बेटे को जवाब देते हुए कहती है कि जब शिवलोचन यहाँ से चला गया, ठीक उसके 15 दिन के बाद माया भी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। जाते हुए बता रही थी कि तुम्हारा बेटा जब से बाहर गया है तब से ना तो कभी फ़ोन करता है और ना ही पैसा भेजता है। घर में खाने के लिए कोई राशन भी नहीं है, इसीलिए मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। जिस दिन तुम्हारा बेटा आ जाए उसे भेज देना अपने परिवार को लाने के लिए। चुनकी देवी जब इस तरह की बातें कहती है, इस पर फूलचंद अपनी माँ से सवाल करता है कि जब वो लोग चले गए तो फिर तुम अकेले कैसे रह रही हो। इस पर चुनकी देवी अपने बेटे को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल मैं अपना गुजारा करने के लिए एक चाय की दुकान कर ली हूँ, क्योंकि करीब 8 महीने पहले मेरे बेटे ने मुझे अलग भी कर दिया था। जब ये सारी बातें बताती, इसे सुनने के बाद फूलचंद को बुरा तो लगता है, लेकिन फूलचंद अब ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसका भाई कहाँ चला गया, और फिर उसकी भाभी भी माँ को अकेले छोड़कर दोनों बच्चों को लेकर मायके क्यों चली गई। दरअसल फूलचंद भी अपने भाई और भाभी के नंबर पे कई बार फ़ोन किया था, लेकिन दोनों के नंबर पे कभी फ़ोन नहीं लगा था। फूलचंद को ये लगा था कि शायद मैं गलत टाइम पे दोनों के नंबर पे फ़ोन करता हूँ, इसीलिए दोनों के नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है, क्योंकि उस वक्त उन दोनों का मोबाइल शायद नेटवर्क में नहीं होगा। फूलचंद फिर से अपने भाई के नंबर पर फ़ोन करता है, और जब शिवलोचन के नंबर पर कॉल नहीं लगता है, उसके बाद से अब फूलचंद अपनी भाभी से पूछताछ करने के लिए उसके मायके में चला जाता है। दरअसल माया जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर जिला के अंतर्गत एक छोटे से गांव की रहने वाली है। 6 जुलाई को फूलचंद जब अपनी भाभी के घर पे पहुंचता है तो वहां पे फूलचंद की मुलाकात माया के पिता से होती है। फूलचंद जब अपनी भाभी के बारे में उसके पिता से पूछताछ करता है तो माया के पिता फूलचंद को जवाब देते हुए कहता है कि 8 महीने पहले माया अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरे घर पे आई तो थी, लेकिन 2 महीना ठहरने के बाद दोनों बच्चों को यहीं पे छोड़कर वो भी चली गई। जब वो जा रही थी तो मुझे बता करके गई थी
कि मैं शिवलोचन को ढूंढने के लिए चित्रकूट जा रही हूँ। लेकिन करीब 6 महीने पहले जब वो घर से निकली, उसके बाद से ना तो दोबारा घर वापस आई और ना ही उसका कभी मोबाइल ऑन हुआ। दरअसल फूलचंद जब माया के घर पे जाता है तब फूलचंद को मालूम चलता है कि गायब सिर्फ उसका भाई नहीं हुआ है, बल्कि उसकी भाभी भी गायब हो चुकी है। जब दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद से फूलचंद वापस अपने घर चला आता है और घर पे आने के बाद सोच विचार करने लगता है। तभी पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति हुकम सिंह उसके पास आता है और फूलचंद से कहता है कि करीब 8 महीने पहले तुम्हारे भाई ने मुझसे मेरा टीवी लिया था, बोला था कुछ दिन चला करके वापस कर दूंगा, लेकिन टीवी लाने के बाद अपने घर में ताला लगाने के बाद पत्नी के साथ न जाने कहाँ चला गया। वो टीवी घर में ही पड़ा होगा, वो टीवी मुझे निकाल करके दे दो। दरअसल माया जब अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए निकली थी, घर का चाबी अपनी सास चुनकी देवी को दे करके गई थी। हुकम सिंह जब इस तरह की बातें कहता है, उसके बाद से फूलचंद भी अपनी माँ से उस घर का चाबी ले लेता है और जाकर घर का दरवाज़ा खोलता है। और हुकम सिंह के साथ जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है तो घर के अंदर से काफ़ी मात्रा में बदबू आती है। दरअसल फूलचंद को लगता है कि कई महीनों से घर बंद पड़ा हुआ है, इसीलिए घर के अंदर से बदबू आ रही है। सबसे पहले घर के अंदर से वो टीवी निकाल करके फूलचंद को दे देता है, लेकिन जब कमरे में एंट्री करता है तो देखता है कि चारपाई के नीचे एक गड्ढा हुआ है। दरअसल उस गड्ढे को देख करके फूलचंद को बड़ा अजीब सा लगता है कि कमरे के अंदर गड्ढा कैसे हो गया है। इसीलिए फूलचंद अब गांव के कुछ लोगों को घर के अंदर बुला करके जाता है और जाकर उन्हें वो गड्ढे दिखाता है। कहता है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इस गड्ढे के अंदर कुछ है। गांव के लोग भी जब उस गड्ढे को देखते हैं, फूलचंद से उसे खोदने के लिए कहते हैं, लेकिन फूलचंद उस गड्ढे को खोदने के लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल फूलचंद जब डरने लगता है तो गांव के लोग उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे लग रहा है इस गड्ढे में काफ़ी सारा खजाना है। इस पर फूलचंद गांव वालों को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे खजाने की फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे डर लग रहा है कि इस गड्ढे के अंदर से कुछ गलत चीज़ न बाहर आ जाए, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि पुलिस को बुला लूँ। गांव वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम गड्ढा खोदो, अगर इसमें से कुछ भी गलत निकलता है तो हम यहाँ पे हैं ना, उसके बाद से पुलिस को बुला लेंगे। आखिरकार फूलचंद भी गांव वालों की बात मान जाता है और फावड़ा से उस गड्ढे को खोदने लगता है। जैसे ही 5 फीट गहरा गड्ढा खोदता है, आखिरकार उस गड्ढे से एक मानव कंकाल मिलता है, जिसे देख करके वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब के सब डर जाते हैं। जैसे ही मानव कंकाल मिलता है, तुरंत ही फूलचंद इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। पहाड़ी थाने के पुलिस तुरंत ही जब अपनी टीम के साथ इधर शिवलोचन के घर में पहुंचती है और जब उस कंकाल को देखती है तो उस सारे कंकाल को अपने कब्जे में ले लेती है। दरअसल उस कंकाल को देखने के बाद ये मालूम ही नहीं चलता है कि वो कंकाल महिला की थी या फिर किसी पुरुष का। लेकिन पुलिस जब इस बारे में फूलचंद से पूछताछ करती है तो फूलचंद सारी बात पुलिस को बता देता है। दरअसल फूलचंद पुलिस वालों से कहता है कि साहब पिछले 8 महीने से मेरे भाई और भाभी दोनों ही कहीं गायब हो चुके हैं। गायब होने की जब बात कहता है, इस पे पुलिस को लगता है कि शायद हो सकता है कि यह कंकाल उन दोनों में से ही किसी का होगा। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए उन सारे कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है और डीएनए जांच कराने के लिए पुलिस अब फूलचंद की मां चुनकी देवी के डीएनए से मैच कराती है। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो आखिरकार वो रिपोर्ट चुनकी देवी से मैच कर जाती है, जिससे साफ ये क्लियर हो जाता है कि दरअसल वो कंकाल किसी और के नहीं बल्कि फूलचंद के बड़े भाई शिवलोचन का ही था। दरअसल 8 महीनों बाद मालूम चलता है कि शिवलोचन अब इस दुनिया में ही नहीं है और रिपोर्ट से ये भी मालूम चल जाता है कि शिवलोचन की गला दबा करके हत्या की गई थी। हत्या की रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है, उसके बाद से पुलिस को सबसे पहले शक शिवलोचन की पत्नी माया के ऊपर ही चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब माया के बारे में पूछताछ करने के लिए जब फिर से उसके घर पे जाती है तो माया के पिता वही सारी बातें पुलिस को बताता है जो इससे पहले फूलचंद को बता चुका था। दरअसल पुलिस जब माया के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है।
पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो माया तक पहुंचे कैसे और माया को ढूंढे कैसे। इसीलिए पुलिस अपनी टीम के साथ वापस थाने में आ जाती है और फिर माया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए फुलचंद के गांव लोहदा में जाती है और फिर शिवलोचन के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। हालांकि इस पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल शिवलोचन की पत्नी माया का उसी के गांव के रहने वाला रजन राजपूत के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पूछताछ में जैसे ही पुलिस को इस तरह की जानकारी मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब रजन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात रजन के पिता और उसके भाई ललन से होती है। पुलिस जब रजन के बारे में उसके पिता से पूछताछ करती है तो रजन के पिता पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा बेटा तो मुंबई शहर में रहता है और लोगों के घर में टाइल लगाने का काम करता है। पुलिस कहती है कि हमें रजन से बातचीत करनी है, तुम उसका मोबाइल नंबर दो। लेकिन रजन का पिता मोबाइल नंबर देने में हिचकिचाने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं रजन के पिता के ऊपर शक चला जाता है और फिर उसके साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही थोड़ी सी अपनी सख्ती दिखाती है, आखिरकार रजन के पिता भी उसका मोबाइल नंबर पुलिस को दे देता है। लेकिन पुलिस को जब रजन का मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसके बाद से पुलिस खुद रजन के नंबर पर फ़ोन नहीं करती है, बल्कि उसके पिता से कॉल करवाती है और साथ ही साथ रजन के पिता से कहती है कि तुम इस तरीके से रजन से बातचीत करना कि उसे थोड़ा भी शक ना हो कि तुम पुलिस के सामने हो। रजन के पिता जब उसके नंबर पर फ़ोन करता है, रजन फ़ोन ही नहीं उठाता है, बल्कि अपने पिता से कहता है कि माया मेरे ही साथ मुंबई में है और हम लोग 15 जुलाई को घर आने वाले हैं। जब इस तरह की बातें कहता है, उसके बाद से रजन के पिता भी फ़ोन रख देता है और पुलिस रजन के पूरे परिवार के मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है। साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को हिदायत देती है कि अगर किसी ने भी रजन से इस बारे में कुछ भी बताया तो याद रखना पूरे परिवार को सज़ा मिलेगी। दरअसल उसके बाद से पुलिस अब 15 जुलाई का आने का इंतज़ार करने लगती है। आखिरकार 15 जुलाई को रजन अपने भाई ललन के मोबाइल पर फ़ोन करता है और पुलिस उस फ़ोन से ललन से बात करवाती है। ललन जब फ़ोन उठाता है तो रजन अपने भाई से कहता है कि दरअसल मैं माया के साथ चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं और करीब 1 घंटे के बाद मैं घर पे आ जाऊंगा। रजन जैसी इस तरह की बात कहता है, उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ फ़ौरन चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां से रजन के साथ साथ माया को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंचती है और जब इन दोनों से माया के पति शिवलोचन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये दोनों ही बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दरअसल माया जो एक बेहद ही गरीब परिवार की है, गांव में उसकी शादी होती है, लेकिन शादी के ठीक 1 साल के बाद ही माया का पति उसे छोड़ देता है क्योंकि माया का चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता है। इधर शिवलोचन जो अपने गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता है और उसका भाई फूलचंद जो कानपुर में ट्रक चलाने का काम करता है। दरअसल शिवलोचन भी इतने गरीब परिवार से होता है कि उसकी शादी नहीं हो पाती है। लेकिन एक दिन शिवलोचन जब अपने एक रिश्तेदार के यहाँ माया के गांव में जाता है और जब वो माया को देखता है तो माया को पसंद कर लेता है। दरअसल जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है तो शिवलोचन के रिश्तेदार भी उससे पूछते हैं कि तुमने शादी किया है या फिर नहीं। इस पर शिवलोचन अपने रिश्तेदारों को जवाब देते हुए कहता है कि ढंग की कोई लड़की नहीं मिल रही है। तब तक इधर माया के पति भी उसे छोड़ चुका था। इसीलिए शिवलोचन के रिश्तेदार वाले माया से शिवलोचन की शादी करा देते हैं। हालांकि माया जो देखने में बेहद खूबसूरत है, शिवलोचन माया से जब शादी कर लेता है, शादी करके अपने घर लेकर आता है और बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत करता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, माया 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। इधर शिवलोचन जो मेहनत मजदूरी का काम तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ शराब पीने का भी आदी होता है। दरअसल एक दिन शिवलोचन जब ठेके पर शराब पीने के लिए जाता है तो वहीं पे उसकी मुलाकात रजन राजपूत से होती है। रजन से जब मुलाकात होती है शराब पीते वक्त ही, जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आखिरकार बातचीत करते करते शिवलोचन और रजन के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी काफ़ी गहरी हो जाती है कि उसके बाद से अक्सर अब दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगते हैं।
लेकिन रजन जब पहली बार शिवलोचन के घर पे जाता है और जब उसकी पत्नी माया को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखने के बाद पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद से रजन बार बार शिवलोचन के घर पे जाने लगता है और जब भी उसके घर पे जाता है तो माया को भाभी कहकर के ही नहीं बुलाता है, बल्कि हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद माया को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रजन उसे पसंद करने लगा है। दरअसल शिवलोचन जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता था, शाम के वक्त जब अपने घर पे पहुंचता था अपने काम की वजह से इस प्रकार से थक जाता था कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर में ही गहरी नींद में सो जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी माया की अपनी चाहत पूरी नहीं हो पाती थी। माया को जब अपने पति से चाहत पूरी नहीं हो पाती है, आखिरकार माया भी अपने कदम को रोक नहीं पाती है और फिर रजन को अपना दिल दे बैठती है, जिसकी वजह से माया और रजन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, आखिरकार एक समय वो भी आता है जब दोनों ही मान मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ देते हैं। और जब एक बार इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी शिवलोचन को मालूम चल जाता है। हालांकि शिवलोचन को जब मालूम चलता है और जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उल्टे माया भी अपने पति के ऊपर ही भारी पड़ जाती है। कहती है कि गांव वालों ने जो कुछ भी तुमसे बताया है वो सब कुछ झूठ है, मेरा रजन के साथ कोई रिश्ता नहीं चल रहा है। उस दिन तो शिवलोचन अपनी पत्नी की बात मान जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आखिरकार एक दिन अपनी पत्नी और रजन को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जैसे ही दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, रजन को धमकी देकर अपने घर से तो निकाल देता है, लेकिन अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। पर शिवलोचन जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है तो माया भी अपने पति से इस प्रकार से नाराज़ हो जाती है कि आखिरकार उससे नफरत कर लेती है। सबसे पहले अपने सास से झगड़ा करती है और अपने पति से उसके माँ से अलग करवा देती है और फिर अपने पति के साथ बगल के घर में रहने लगती है। दरअसल शिवलोचन के लाख समझाने के बावजूद भी माया अपने पति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। बार बार समझाने के बावजूद भी माया न सिर्फ रजन से फ़ोन पे बातचीत ही करती है, बल्कि छुप छुपा करके उससे मुलाकात भी करती है। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी माया जब नहीं मानती है, आखिरकार शिवलोचन अब अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से माया अब चाह करके भी रजन से मुलाकात नहीं कर पाती है। दरअसल बात तब तक इतनी का भी आगे बढ़ चुकी थी कि माया और रजन शादी करने का फैसला तक कर चुके थे। जब बार बार शिवलोचन इन दोनों के रास्ते का रोड़ा बनने लगता है, आखिरकार एक दिन माया अपने पति को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेती है। दरअसल करीब 8 महीने पहले जब हर रोज़ की तरह एक दिन शिवलोचन थक हार करके अपने घर पे पहुंचता है तो अपने साथ एक शराब की बोतल भी लेकर के आता है। नशे की हालत में जब पहुंचता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है और पिटाई करने के बाद बिना खाना खाए ही गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, इधर माया उसी वक्त ही अपने पति को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर देती है और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास रजन के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर में बुला लेती है। उस वक्त शिवलोचन जो अपने चारपाई पे गहरी नींद में सो रहा था, रजन जब माया के घर पे पहुंचता है, उसी के घर के अंदर से एक डंडा लेकर के आता है और उसी डंडे से दोनों मिल करके शिवलोचन की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से शिवलोचन की चीख भी नहीं निकल पाती है और आखिरकार वो काफ़ी गंभीर हालत में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से माया अपने घर के अंदर से एक नायलॉन की रस्सी लेकर के आती है और फिर शिवलोचन के गले में लपेट करके तब तक दोनों जोर से खींचते हैं जब तक शिवलोचन की मौत नहीं हो जाती है। शिवलोचन की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उसकी डेड बॉडी को ठिकाने कहाँ पे लगाया जाए। तभी माया के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल माया रजन से कहती है कि क्यों ना शिवलोचन की डेड बॉडी को कमरे के अंदर ही दफन कर दिया जाए। जब इस तरह का आइडिया देती है, रजन को भी कहीं ना कहीं ये आइडिया पसंद आ जाता है। उसके बाद से माया एक फावड़ा लेकर के आती है और उस फावड़े को रजन को दे देती है।
उसके बाद से रजन कमरे के अंदर ही एक लगभग 5 फीट का गहरा गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में शिवलोचन की डेड बॉडी को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से माया उस मिट्टी को बेहतर तरीके से लीपा पोती कर देती है। दरअसल उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद उसके डेड बॉडी के ऊपर ही चारपाई बिछाते हैं और उसी चारपाई पे माया रजन के साथ अपने पति की मौत के बदले में जश्न मनाती है। दरअसल उसके डेड बॉडी के ऊपर चारपाई बिछाने के बाद माया रजन के साथ संबंध भी बनाती है। उसके बाद से रजन अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है, माया इस तरीके से नॉर्मल पेश आती है कि किसी को कोई शक भी नहीं होता है। पर जैसे ही 15 दिनों का समय गुजरता है, शिवलोचन जब कहीं दिखाई नहीं देता है और आस पड़ोस के साथ साथ माया के सास भी जब शिवलोचन के बारे में पूछताछ करती है तो माया सबसे झूठ बोल देती है कि दरअसल मेरा पति एक रोजगार की तलाश में चित्रकूट गया हुआ है। पर जैसे ही 15 दिन का समय गुजर जाता है, घर का राशन जब खत्म हो जाता है, उसके बाद से माया अपने घर में ताला लगा देती है, चाबी अपने सास को दे देती है और फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके में चली जाती है। जब इधर माया अपने मायके में चली जाती है, उसके ठीक 2 दिन के बाद इधर रजन भी मुंबई शहर में चला जाता है। दरअसल दोनों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि शिवलोचन की मौत के बाद से अपनी ज़िंदगी एक साथ ही नहीं बितानी है, बल्कि एक साथ हम मुंबई शहर में रहेंगे। इधर माया जब अपने मायके में चली जाती है, ठीक लगभग 2 महीने के बाद रजन मुंबई से चल कर के चित्रकूट में आता है और ठीक 2 महीने के बाद इधर माया भी अपने पिता से झूठ बोल कर के अपने दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़कर ये कह कर के जाती है कि मैं शिवलोचन को ढूंढने के लिए चित्रकूट जा रही हूँ। उसके बाद से माया चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात रजन से होती है और फिर रजन माया को लेकर के मुंबई शहर में चला जाता है और फिर दोनों मुंबई शहर में रहने लगते हैं। हालांकि रजन माया को लेकर जब मुंबई शहर में जाता है, इस बात की जानकारी रजन के परिवार वालों को भी मालूम होता है, लेकिन रजन के परिवार वालों को ये मालूम नहीं होता है कि माया के पति शिवलोचन की हत्या कर दी गई है, क्योंकि रजन जो भी पैसा कमाता था अपने परिवार वालों को भेजता ही नहीं था, बल्कि फ़ोन पे उनसे बातचीत भी करता था। दरअसल माया अपने दोनों बच्चों को अपने मायके में छोड़कर ये सोच कर के मुंबई चली गई थी कि जब सारा मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद से आकर अपने दोनों बच्चों को भी लेकर मुंबई चली जाएगी। यही सोच कर के करीब 8 महीने के बाद 15 जुलाई को रजन माया को लेकर अपने घर के लिए आ रहा था। वाकई में माया जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस माया के ही तहरीर पे रजन को भी हिरासत में लेने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।